शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को एक स्पीच में राजाकार कह दिया, जो बांग्लादेशियों के लिए एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है। म्यांमार आज एक ऐसे सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा है जहां 3000 से ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है। 10 साल तक यूएस के सपोर्ट से मुजाहिदीन ने सोवियत फोर्सेस का हर कदम पर सामना किया। हेलो एवरीवन, आज वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज किसी न किसी तरीके से वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल हैं। लेकिन आज हम एशिया में रिसेंटली हुए कुछ वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी को जानेंगे। आखिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर का रीजन क्या था। इस वीडियो में हम बेसिकली बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, यमन और इराक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो आपको अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है तो यू कैन डायरेक्टली फॉरवर्ड इट टू दैट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। 1972 में बांग्लादेश ने एक नए देश बनने की खुशी मनाई थी, लेकिन इस नए देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, कैसे उन लोगों और उनके परिवार को इंसाफ दिलाया जाए जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में शहीद हुए थे। इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद फ्रीडम फाइटर्स और वॉर अफेक्टेड लोगों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना था। 1996 तक मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को और ज्यादा बढ़ावा मिला और रिजर्वेशन कोटा को 56% तक कर दिया गया। लेकिन 2018 में यही सिस्टम एक बड़े कंट्रोवर्सी का केंद्र बन गया। देश भर के यूथ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सिस्टम उनके सपनों की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। आखिरकार पीएम शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को देखते हुए कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। सब कुछ शायद हो ही गया था, लेकिन फिर जून 2024 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को इलीगल करार दिया। इस फैसले से स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और यही फैसला देश में एक नए पॉलिटिकल अनरेस्ट का आगाज बना। और फिर अगले ही महीने जुलाई 2024 में नए पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ भी लोग सड़क पर आ गए। इन्हीं सारी टेंशन्स के बीच शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को एक स्पीच में राजाकार कह दिया, जो बांग्लादेशियों के लिए एक बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड है। और इस स्पीच ने वहाँ के लोगों को इतना ऑफेंड कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश छात्र लीग और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर ही अटैक कर दिया, जिसमें 266 लोगों की जान चली गई। उसके बाद मिलिट्री का दबदबा बढ़ने लगा और शेख हसीना को वार्निंग दी गई कि अगर वो देश छोड़कर नहीं गई तो उन पर अटैक कर दिया जाएगा। और फिर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और अब देश की कमांड नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। ये क्राइसिस सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि कैसे पॉलिटिकल फेवरेटिज्म किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। अगली कंट्री है म्यांमार। म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, जिसको गोल्डन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत के तरह ही म्यांमार को 1948 में ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी, लेकिन उसके बाद से ही ये देश संघर्ष से घिरा हुआ है। आजादी के बाद डेमोक्रेसी की उम्मीद जगाई गई थी, लेकिन 1962 में मिलिट्री ने एक कूप करके पावर अपने हाथ में ले लिया और ये देश डिक्टेटरशिप के साए में आ गया। और फिर सन 1988 में बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए, जो दुनिया भर में फेमस हुए, लेकिन मिलिट्री ने इन प्रोटेस्ट को पैरों तले कुचल दिया। इसी दौरान ऑन्ग सान सू की डेमोक्रेसी की एक आइकन बनकर उभरी, लेकिन अपने देश में ही उनको 15 साल तक हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। और फिर साल 2011 में सिविलियन रूल की तरफ धीरे धीरे ट्रांजिशन हुए। लोगों में उम्मीद की किरण जागने लगी थी कि अब शायद देश में डेमोक्रेसी आ ही जाएगी। और 2015 के इलेक्शन में सूकी की पार्टी ने जीत भी हासिल कर लिया। उसके बाद 2020 के इलेक्शन में सूकी की पार्टी दोबारा सत्ता में आई, लेकिन फरवरी 2021 में मिलिट्री ने इस इलेक्शन को अनफेयर बताकर पावर अपने हाथ में दोबारा ले लिया। पूरे देश में एक बार फिर प्रोटेस्ट और आर्म रेजिस्टेंस शुरू हो गए। म्यांमार आज एक ऐसे सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा है जहाँ 3000 से ज्यादा सिविलियंस की जान जा चुकी है। अफगानिस्तान एक मुल्क जहाँ हर कोने में इतिहास की एक नई कहानी छुपी हुई है। 1979 में सोवियत यूनियन ने अपने मिलिट्री माइट के जोर पर अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहा, लेकिन अफगानिस्तान इतना आसान नहीं था। 10 साल तक यूएस के सपोर्ट से मुजाहिदीन ने सोवियत फोर्सेस का हर कदम पर सामना किया और फिर 1989 में हार मानकर सोवियत यूनियन को वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनके जाने के बाद भी अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। 1992 में मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर 1996 में तालिबान ने काबुल पर अपना राज जमा लिया। तालिबान के शासन में कानून और आजादी दोनों ही दांव पर लग गए। और फिर 11 सितंबर 2001 यूएस पर हुआ इतिहास का सबसे बुरा हमला, जिसने अफगानिस्तान की भी तकदीर बदल दी। यूएस ने 2001 में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी और उनका राज खत्म कर दिया, लेकिन 2003 में तालिबान ने फिर से संगठित होना शुरू किया
और 20 साल तक अफगानिस्तान एक बैटलफील्ड बना रहा। उसके बाद आता है 2021। ये वो समय था जब यूएस अपने ट्रूप्स वापस बुला लेता है और तालिबान फिर से अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लेता है। आज ये मुल्क एक नए दौर से गुजर रहा है, जहाँ एक तरफ है तालिबान तो दूसरी तरफ है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी ताकतें जो उनका सामना कर रही हैं। अफगानिस्तान का ये साइकिल ऑफ वायलेंस इस बात की याद है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कभी भी एक देश के अंदर शांति नहीं ला सकती। और अब बढ़ते हैं यमन की ओर। एक देश जो अपने इतिहास और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज एक भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। ये क्राइसिस 2014 में शुरू हुआ था, जब हाउदी रेबल्स जो शिया ज़ायदी कम्युनिटी से हैं, उन्होंने यमन की कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और प्रेसिडेंट हदी को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये पॉलिटिकल टर्मोइल सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं रहा। हाउदी रेबल्स को ईरान का सपोर्ट मिला, जो शिया मेजॉरिटी देश है और अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व है। ईरान ने हाउदी रेबल्स को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर में बदल गया। इसके जवाब में 2015 में सऊदी अरेबिया और उसके कोलिजन जो सुन्नी मेजॉरिटी देश है, उन्होंने यमन में मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू किया। सऊदी अरेबिया का मेन ऑब्जेक्टिव था हाउदी रेबल्स को कंट्रोल में रखना और हदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। सऊदी इंटरवेंशन ने कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया और यह रीजनल राइवलरी के मैदान में बदल गया, जहां ईरान और सऊदी अरेबिया अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। और लास्ट कंट्री है इराक, एक देश जो कभी मेसोपोटामिया की ग्रेट सिविलाइजेशन का घर था, आज एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। 2003 में यूएस ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के खिलाफ इन्वेजन लॉन्च किया, जो WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन इस इन्वेजन ने इराक को एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में ढकेल दिया। सद्दाम के गिरने के बाद इराक में सेक्टेरियन वायलेंस भड़क उठी। शिया और सुन्नी कम्युनिटीज के बीच के वायलेंस ने देश को तोड़कर रख दिया। 2014 में आईसिस ने इस मौके का फायदा उठाकर मोसुल और बाकी के सिटीज पर कब्जा कर लिया। इन ब्रूटल ईयर्स में इराक का चेहरा ही बदल गया। आईसिस के अगेंस्ट कई सालों तक लगातार लड़ाई की गई और इसी लड़ाई ने इराक को और भी ज्यादा तबाह कर दिया। 2017 में मोसुल को आजाद कर लिया गया, लेकिन इराक आज भी वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की छाई से निकल नहीं पाया है। हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद इराक ने एक नए खौफ का सामना किया है और आज भी ये देश अपनी पुरानी ग्लोरी को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इराक की नहीं, ये पूरी मिडिल ईस्ट की कहानी है। दोस्तों, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शांति कितनी नाजुक चीज है। इन जंगों ने सिर्फ देशों को नहीं, बल्कि उनके लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमने ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रीफ में डिस्कस किया, लेकिन इनका इम्पैक्ट दूर तक है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें।